आज की हम इस वीडियो में LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का टेक्निक और मेथड सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। LPP प्रॉब्लम यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। LPP को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे ग्राफिक मेथड है, बिग एम मेथड है, लेकिन इस ट्यूटोरियल में, इस वीडियो में हम सिंप्लेक्स मेथड के साथ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग LPP यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइजेशन का है। मैक्सिमाइजेशन z इज इक्वल टू 2x1 माइनस x2 प्लस 2x3। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स आर, जो इसके कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो हैं 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 10, x1 प्लस 2x2 माइनस 2x3 लेस देन इक्वल्स टू 20, x1 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल्स टू 5। ऑल द वेरिएबल्स, जो सभी वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3, वो इक्वल्स टू 0 और मोर देन 0 होंगे। सबसे पहले हम इस वेरिएबल में से, इन वेरिएबल में, इस सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेन में एक स्लैक ऐड करेंगे, ताकि इनकी जो वैल्यू है वो इसके इक्वल्स टू हो जाए। इनको बैलेंस्ड करने के लिए हम इसमें एक स्लैक वैल्यू ऐड करेंगे। सब में लिख लेते हैं। सबसे पहले मैक्सिमाइजेशन z इज इक्वल टू 2x1 माइनस x2 प्लस 2x3। जो स्लैक वैल्यू हम इसमें प्लस करेंगे वही इसमें भी प्लस होगी। पहले हम इसमें प्लस कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा इसमें कैसे प्लस करेंगे। सबसे पहले पहला कॉन्स्ट्रेंट जो है वो है 2x1 प्लस x2 प्लस स्लैक वैल्यू s1 इज इक्वल टू 10। इसी तरह x1 प्लस 2x2 प्लस माइनस 2x3 इज इक्वल टू 20। इसी तरह नेक्स्ट x1 प्लस 2x3 प्लस इसमें स्लैक वैल्यू ऐड करना हम भूल गए, s2। स्लैक वैल्यू हर एक में ऐड होगी, इसमें s2 और इसमें s3 इज इक्वल टू 5। ये जो स्लैक वैल्यू हमने ऐड की है, यही स्लैक वैल्यू हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन इनकी वैल्यू जो है वो 0 है, इसलिए हम इसमें 0 लिखेंगे। प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3। अब ये जो स्लैक वैल्यू हमने ऐड करके न्यू मैट्रिक्स या न्यू जो बनाया है टेबल, इसको हम प्रेजेंट करेंगे एक टेबल में, जिसको हम सिंप्लेक्स टेबल 1 कहते हैं। इसी के टेबल से, ये जो हम अभी टेबल बनाएंगे, इसी की वजह से हमारी सॉल्यूशन आएगा, जिसको हम फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सिंप्लेक्स टेबल ऐसे बनेगा, इसमें CBI वैल्यू, CJ, BV, सॉल्यूशन एंड रेशियो होगा। CJ का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, BV मतलब बेसिक वैल्यू, सॉल्यूशन, रेशियो, CBI। सबसे पहले हम यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या था? मैक्सिमाइजेशन का। ये है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का। कोएफिशिएंट मतलब CJ ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 2 1 2 0 0 0। अब ये वैल्यू अपने टेबल 1 में लिख लेते हैं। ये है हमारा टेबल, इसमें हम वैल्यू लिख लेते हैं। पहले की वैल्यू है 2, उसके बाद है -1। इसमें माइनस साइन जो इसमें हमने इसमें लिखने हैं, उसको इग्नोर नहीं करना। जहाँ पर इग्नोर करना होगा वहाँ पर मैं बताऊँगा। -1 2 0
0 एंड 0। और यहाँ पर हम इनके वेरिएबल लिखेंगे जो इनके साथ लिखे होते हैं, x1 x2 x3 s1 s2 एंड s3। इसी तरह हम ये जो सारा बनाया है इसको हम अब टेबल में प्रेजेंट करेंगे, टेबल में लिखेंगे। कैसे लिखना है, पहले सीजे वैल्यू लिख ली, कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उनके वेरिएबल्स लिख लिए। अब इसके बाद इनकी वैल्यूज़ सॉल्यूशन हम टेबल में लिखेंगे। अब सीजे एंड बेसिक वेरिएबल लिखने के बाद इधर हम स्लैक वैल्यू लिखेंगे जो हमने ऐड की थी, s1 s2 एंड s3। उनकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे जो कि 0 है तीनों केस में। इसके बाद x1 के साथ जो भी वैल्यू है वो हम इधर लिखेंगे, x1 x2 x3 s1 s2 s3। ये पूरा हम टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे ताकि फिजिबल सॉल्यूशन तक हम पहुंच पाएँ। चलिए लिखते हैं, सबसे पहले 2, फिर उसके बाद 1। अब इसमें x1 x2 की वैल्यू है लेकिन x3 की वैल्यू नहीं है तो इधर हम क्या लिखेंगे, 0। वैसे ही इसमें s1 की वैल्यू है 1 लेकिन s2 और s3 की वैल्यू नहीं है तो इधर हम लिखेंगे 0 0। नेक्स्ट इसमें x1 की वैल्यू है 1, x2 की है 2, x3 की है -2, s1 और s3 की वैल्यू नहीं है इसलिए 0 0, लेकिन s2 की वैल्यू है 1। ऐसे ही s3 की वैल्यू के सामने हम लिखेंगे x1 1, इसमें x2 की वैल्यू नहीं है तो 0 2 0 0 1। इसके बाद हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं जो इनका सॉल्यूशन था 10 20 एंड 5, 10 20 एंड 5। ये लिखने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा उसमें हम ज़रजे मतलब जेड जे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जेड जे वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई 1। जो इनको ऐड करने पे टोटल आएगा वो जेड जे वैल्यू होगी। क्योंकि इसमें 0 है, 0 मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा इसलिए हम सब पे 0 लिख लेंगे। पहले कैलकुलेशन पे आपको बता देता हूँ कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। कैलकुलेशन के लिए ये देखिए, सबसे पहले 0 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1। द टोटल इज़ 0। ऑलवेज हमेशा ज़रजे वैल्यू हमने ऐसे ही कैलकुलेट करनी है। ऐसे ही नेक्स्ट की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1। आंसर क्या आएगा, 0। जो फर्स्ट केस है, जो हमने फर्स्ट सिंप्लेक्स मेथड सिंप्लेक्स टेबल बनाना है, जो फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाना है उसमें जेड जे वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। क्योंकि जो स्लैक्स हमने ऐड किए उनकी वैल्यू 0 है तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो प्लस करने पे भी वो 0 ही आएगा, इसलिए इसमें 0 ही आएगा। नेक्स्ट स्टेप इज़, जो अगला हमें करना है, सी जे माइनस जेड जे। सी जे कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन माइनस जेड जे। जो आंसर आएगा हमने इधर लिखना है, 2 माइनस 0 2 -1 माइनस 0 इज़ -1, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0। इसकी ज़रजे वैल्यू आप अभी चाहे निकाल लो चाहे ना निकालो, लास्ट में जब आपका सॉल्यूशन आ जाएगा तब जेड जे वैल्यू चाहिए आपको। अभी इधर तक की आप कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने वो कॉलम सिलेक्ट करनी है जिसमें हाईएस्ट वैल्यू आ रही है।
इसका रीज़न क्या है, क्योंकि एक कंडीशन होती है। अब मैं कह दूं कि ये सॉल्यूशन आ गया, ये सॉल्यूशन नहीं है, इसके बाद एक और टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी फिजिबल सॉल्यूशन के लिए। कैसे पता लगेगा कि फिजिबल सॉल्यूशन आया है कि नहीं आया? उसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? ये है वो कंडीशन। जी अगर मैक्सिमाइजेशन का केस है, अगर मिनिमाइजेशन का केस है। जी अगर मैक्सिमाइजेशन का केस है तो ऑल सी जे माइनस जेड जे वैल्यूज़ हमारी या तो ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए, या फिर सॉरी इधर मिनिमाइजेशन आना है, ये है मैक्सिमाइजेशन। तो मिनिमाइजेशन का जो अगर केस है तो सभी सी जे माइनस जर जे वैल्यू या तो ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए या तो ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव में होनी चाहिए सभी वैल्यूज़। और इसमें क्या है, जो अगर मैक्सिमाइजेशन का केस है तो सभी सी जे माइनस जेड जे वैल्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए या तो ज़ीरो से लेस होनी चाहिए, मतलब कि नेगेटिव में। हमने यही कंडीशन चेक करनी है कि जो हमने सिंप्लेक्स टेबल 1 बनाया है, अगर सभी की वैल्यू ज़ीरो है या फिर नेगेटिव है तो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन वहीं पर आ जाएगा। जे अगर ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर कोई पॉजिटिव वैल्यू है और वो ज़ीरो से ज़्यादा है तो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगी वो कॉलम, वो रो जिसको हम चेंज करेंगे ताकि एक फिजिबल सॉल्यूशन लेके आया जा सके और हमारा सॉल्यूशन आ जाए। तो हम वापस अपने टेबल पर आते हैं और देखते हैं कि कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं है। अब देखो ये -1 है, 0 0 0, इन सब में कंडीशन सेटिस्फाइड है, लेकिन ये दो जो हैं वो पॉजिटिव में हैं और 0 से अबव हैं, तो इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। ऐसी कंडीशन है कि दोनों इक्वल हैं, जी अगर दोनों में से कोई बड़ा होता, इधर 3 होता और इधर 2 होता तो हम 3 को सिलेक्ट करते, बड़ा वाला सिलेक्ट किया जाता है। इसमें दोनों ही इक्वल हैं तो हम जोन सा मर्जी सिलेक्ट कर लें। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसकी कॉलम हम चूज़ कर लेंगे चेंज करने के लिए। इसी तरह रो भी सिलेक्ट करनी है, लेकिन रो कौन सी सिलेक्ट करनी है वो हमें पता लगाना पड़ेगा। कैसे पता लगाएंगे? सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय दीज 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 20 डिवाइडेड बाय 1 20, 5 डिवाइडेड बाय 1 5। अब इधर हमने हाईएस्ट सिलेक्ट करना था जो बड़ा होता है, लेकिन इधर हमने लोएस्ट सिलेक्ट करना है जो कम है। अब इधर भी इक्वल है, जो उनसे मर्जी सिलेक्ट कर लो। मैं इसको सिलेक्ट करने वाला हूँ, इस रो को हमने सिलेक्ट कर लिया चेंज करने के लिए। अब हमें एक न्यू टेबल बनाना पड़ेगा जिसको हम कहेंगे इंटरेशन टेबल। उसमें हम इनकी चेंज्ड वैल्यू लिखेंगे। टेबल जो है वो अब चेंज होगा ताकि फिजिबल सॉल्यूशन कैलकुलेट किया जा सके। तो बनाते हैं इंटरेशन टेबल 1। तो ये है इंटरेशन टेबल 1। अब इसमें हम चेंज्ड वैल्यू लिखेंगे, लेकिन जो सी जे वैल्यू है और बेसिक वेरिएबल है वो सेम रहेंगे। इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं जो पहले वाले में थे। अब हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं 2 -1 2 0 0 एंड 0। इधर बेसिक वेरिएबल्स x1 x2 x3 s1 s2 एंड s3। अब इसमें इसको हम क्या कहते हैं? रो। अब ये सिलेक्टेड है इसलिए हम इसको कहेंगे की रो। इसको हम कहते हैं कॉलम। अब ये सिलेक्टेड है जिसको हमने चेंज करना है इसलिए ये है की कॉलम। और जो डबल टाइम सिलेक्टेड होगा उसको हम कहेंगे की एलिमेंट। जो की एलिमेंट होता है उसमें S1 जो है वो लीविंग वेरिएबल है, मतलब ये हमें छोड़ के जाएगा। x1 इज़ एंटरिंग वेरिएबल, मतलब x1 एंटर करेगा। अब हम S1 की जगह x1 लिखेंगे, तो हम लिख देते हैं x1 और अब इसकी वैल्यू भी लिख देंगे। x1 की वैल्यू 2 है, 2। S1 लीव हो गया, रह के गया S2 एंड S3।
इनकी वैल्यू भी लिख देते हैं, ये दोनों अभी 0 ही हैं। अब हमने चेंज कैसे करनी है वैल्यू? चेंज करने के लिए हमें जो इसमें की एलिमेंट है इसको हम डिवाइड करेंगे इस पूरी रो से 10 को इंक्लूड करते हुए, मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, 0 डिवाइडेड बाई 2, इसमें भी करते हैं। 2 डिवाइड बाई 2 1, 1 बाई 2 0, 1 बाई 2 0, 0, 10 डिवाइडेड बाई 2 5। अब इसको कैलकुलेट करना तो इजी था क्योंकि की एलिमेंट से ही हमने इस रो को डिवाइड कर दिया, लेकिन इसको चेंज करने के लिए मेथड अलग है, इसका फॉर्मूला अलग है। वो फॉर्मूला क्या है? ये है वो फॉर्मूला, ओल्ड वैल्यू माइनस कोरस्पॉन्डिंग की कॉलन मल्टीप्लाई बाय कोरस्पॉन्डिंग की रो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। की कॉलम मतलब ये, की रो मतलब कि ये। अब वैल्यू चेंज करते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट केस में ओल्ड वैल्यू 1 माइनस कोरस्पॉन्डिंग की वैल्यू, हमने की वैल्यू ही लेनी है। इसकी कोरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है वो तो ये है, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग की कॉलम 1 नहीं है, इसलिए 1 मल्टीप्लाई बाय ये जो है ये कॉलम तो है लेकिन ये की कॉलम नहीं है, हमें की कॉलम ही लेना है, इसलिए 1 लिया हमने। मल्टीप्लाई बाय कोरस्पॉन्डिंग की रो, इसकी कोरस्पॉन्डिंग की रो 2 है, डिवाइडेड बाय की एलिमेंट 2। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट की वैल्यू आई है 0, हम इसको प्लेस कर देंगे अपने इंटरेक्शन टेबल 1 में। ऐसे हम सेकंड की कैलकुलेशन कर लेते हैं। सारी की कैलकुलेशन मैं करके नहीं बताऊंगा, इसकी कैलकुलेशन एक बार करके बता देता हूँ, उसके बाद इन सब की वैल्यू आप खुद कैलकुलेट करके प्लेस करना। टेबल में मैं बता दूंगा कि क्या वैल्यू आई है। सेकंड की वैल्यू भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। ओल्ड वैल्यू 2 माइनस कोरस्पॉन्डिंग की कॉलन वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय कोरस्पॉन्डिंग की रो 1 डिवाइडेड बाय 2। इसमें 2 बाय 1 माइनस 1 बाय 2, इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 बाय 4। इसी तरह आप सारी कैलकुलेशन इनकी भी कर लेंगे और प्लेस कर देंगे। चलिए प्लेस करते हैं। तो कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आई है वो है 0, 3 बाई 2 माइनस 2 माइनस 1 बाई 2 1 0 15। इसी तरह हम S3 की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला सेम रहेगा, मेथड भी सेम रहेगा, उसका भी एक बार मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। जो फॉर्मूला है S3 के लिए भी वो भी सेम ही रहेगा, ओल्ड वैल्यू माइनस कोरस्पॉन्डिंग की कॉलन मल्टीप्लाई बाय कोरस्पॉन्डिंग की रो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। फर्स्ट का कैलकुलेट करते हैं। ओल्ड वैल्यू 1 माइनस कोरस्पॉन्डिंग की कॉलन 1 मल्टीप्लाई बाय की रो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट की वैल्यू आई है 0। सेकंड की भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओल्ड वैल्यू 0 माइनस कोरस्पॉन्डिंग की कॉलन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कोरस्पॉन्डिंग की रो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। 0 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 1/2। सो सेकेंड की वैल्यू आई है माइनस 1/2। इसी तरह आप सब की कैलकुलेशन कर लेंगे, जितने भी ओल्ड हैं इनको रिप्लेस करने के लिए न्यू वैल्यू। मैं सीधा अब टेबल में आपको आंसर शो कर देता हूँ। तो कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आया है वो है 0
-1/2 टू -1/2 0 1 0। अब सेम वही प्रोसेस, पहले हम ZJ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर CJ माइनस ZJ। ZJ कैसे कैलकुलेट करना है पहले भी बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। क्योंकि ये दोनों ज़ीरो हैं, इनको प्लस करने से ज़ीरो ही आएगा, इसलिए हम डायरेक्टली सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई करके इधर आंसर लिख देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 1 0 1 0 0। अब CJ माइनस ZJ, 2 - 2 0 -1 -1 -2 2 - 0 2 0 - 1 -1 0 - 0 0 0 - 0 0। अब इसमें फिर वही कंडीशन चेक करनी है कि सभी पॉजिटिव ज़ीरो हों या फिर नेगेटिव हों, लेकिन पॉजिटिव कोई ना हो जो ज़ीरो से हाई हो। इसमें एक वैल्यू आ रही है, मतलब फिजिबल सॉल्यूशन ये भी नहीं है। इसको फिर से हमें सर्कल करना होगा, इसका एक कॉलम सिलेक्ट करना होगा और उसको चेंज करना होगा। अब क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि हम यही कॉलम सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर इससे कोई हाई वैल्यू आती तो हम उसको सिलेक्ट करते। हाईएस्ट इज़ सिलेक्टेड। अब कौन सी रो सिलेक्ट करनी है, फॉर्मूला सेम ही है, सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय सिलेक्टेड कॉलम। 5 डिवाइडेड बाय 0, इसका आंसर इन्फिनिट होता है, मतलब अनडिफाइंड होता है, लेकिन इसमें हम 5 डिवाइडेड बाय 0 5 ही लेंगे। माइनस साइन इधर इग्नोर करना है। 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5, 2 डिवाइडेड बाय 0 इज़ 0। अब लोएस्ट जो है हमें वो सिलेक्ट करनी है, इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू है 0, सो हम इस रो को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस रो को सिलेक्ट करके इस कॉलम को सिलेक्ट करके सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। क्या प्रोसेस फॉलो किया था कि चेंज करना अब टोटल टेबल, ताकि फिजिबल सॉल्यूशन तक हम पहुंच सकें और हमारा आंसर आ सके। सो हम नेक्स्ट टेबल इंट्रेशन टेबल 2 बनाएंगे, जिसमें हम वही मेथड वही फॉर्मूला अप्लाई करते हुए टेबल को बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। अब ये आपके पास इंट्रेशन टेबल 2, इसमें वही वैल्यूज़ CJ, कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेम रहेगा, बेसिक वैल्यू सेम रहेगी। अब जैसे उस टेबल में हमने एक वेरिएबल एंटर किया था और दूसरा लीव किया था, उसमें भी हम वही करेंगे। चलिए पहले वाले टेबल को देख लेते हैं कि उसमें कौन सा वेरिएबल एंटरिंग है और कौन सा लीविंग है। ये रहा हमारे पास पहले वाला टेबल। अब इसमें x3 एंटरिंग वेरिएबल है, s3 लीविंग वेरिएबल है। अब हम s3 की जगह x3 लिखेंगे। पहले हम CJ वैल्यू लिख लेते हैं जो कि सेम है, 2 -1 2 0 0 एंड 0। वेरिएबल्स x1 x2 x3 s1 s2 एंड s3। अब इसमें जो x1 है वो सेम रहेगा, s2 सेम रहेगा, इनकी वैल्यू 2 0। अब s3 लीविंग वेरिएबल है, इसकी जगह हम x3 लिखेंगे, वो लिख देते हैं हम x3। x3 की वैल्यू 2, तो इधर लिख देंगे हम 2। अब जो एरिया जो रो सिलेक्टेड है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 0 डिवाइडेड बाई 2, -1 2 डिवाइडेड बाई 2, -1/2 डिवाइडेड बाई 2, 0 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, 0 डिवाइडेड बाई 2। इनकी वैल्यू हम लिख लेते हैं, x3 में आएगी 0 डिवाइडेड बाई 2 0, 0 डिवाइडेड बाई -1/2 इज इक्वल टू -1/4, 1 -1/4 0 1/2 0। अब जैसे पहला मेथड लगा के हमने
इनकी वैल्यू निकाली थी वही मेथड इसमें लगेगा, वही फॉर्मूला इसमें लगेगा। क्या फॉर्मूला था? ओल्ड वैल्यू माइनस कोरस्पॉन्डिंग की कॉलन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कोरस्पॉन्डेंट की रो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। फर्स्ट वैल्यू के लिए मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कैसे करना है। ओल्ड वैल्यू 1 माइनस कोरस्पॉन्डिंग की कॉलन वैल्यू 0 मल्टीप्लाई बाय कोरस्पॉन्डिंग की रो 0 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट 1/1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 1। सो फर्स्ट की वैल्यू आएगी 1। इसी तरह आप इसका भी कैलकुलेट कर लेंगे। ओल्ड वैल्यू 1/2 माइनस कोरस्पॉन्डिंग की कॉलन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कोरस्पॉन्डेंट की रो वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। इसकी वैल्यू 1/2 माइनस 0.2 1/2। इसी तरह आप सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया है वो है 1/2 0 1/2 0 एंड 0। इसी तरह आप S2 की वैल्यू भी सेम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। क्या फॉर्मूला था? ओल्ड वैल्यू माइनस कोरस्पॉन्डिंग की कॉलन मल्टीप्लाई बाय कोरस्पॉन्डेंट की रो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो है 0 1 0 -1 1 -1 15। इसकी वैल्यू भी इधर 5 ही आएगा सेम फॉर्मूले से। अब इसके बाद जो प्रोसेस था हमने कैलकुलेट करना है ZG वैल्यू। ZG वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है? अब इसमें सिर्फ एक ज़ीरो है, इस लाइन को इग्नोर करते हुए 2 × 1 + 2 × 0। फर्स्ट की वैल्यू आएगी 2 × 1/2 2 × -1/4 प्लस करके जो आंसर आएगा वो हमने लिख देना है। जो आंसर आया वो है वह 1/2 2 1/2 0 1 एंड 10। अब CJ माइनस ZJ वैल्यू निकाल लेंगे हम। CJ माइनस ZJ वैल्यू आएगी 0 -3/2 0 -1/2 0 एंड -1। सो हमारी जो कंडीशन थी वो थी मैक्सिमाइजेशन के केस में या तो CJ माइनस ZJ वैल्यू सभी ज़ीरो होनी चाहिए, नहीं तो ज़ीरो से नीचे मतलब नेगेटिव होनी चाहिए। तो इसमें वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, मतलब इससे हमारा फिजिबल सॉल्यूशन निकल रहा है। फिजिबल सॉल्यूशन अब क्या है? x1 की वैल्यू 2, x3 की वैल्यू 2, s2 की वैल्यू 0, ZJ की वैल्यू 10। ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है और ये हमारा आंसर है। अब हम लिख देंगे इसको x1 = 2, s2 = 0, x3 = 2 एंड ZJ वैल्यू = 10। ये हमारा पूरा LPP मेथड सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व हो गया। यही हमारा आंसर है। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अच्छी से ज़्यादा आपको समझ आनी चाहिए। जी अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ आई है, आपको मेरा ये मेथड इजी लगा है, जो मैं डीप में एक्सप्लेन करता हूँ, जी अगर आपको अच्छी तरह समझ आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप उसके ऊपर जो बेल का साइन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो जो अगर मैं अपलोड करता हूँ इसके रिलेटेड, कॉमर्स के रिलेटेड, कॉमर्स की हर एक टॉपिक के रिलेटेड
तो आपको वो सबसे पहले मिले और आप उसको देख सकें और अंडरस्टैंड कर सकें। आपकी फ्यूचर लर्निंग के लिए ये चैनल बहुत हेल्पफुल है। ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहूँगा, आपकी लर्निंग में हेल्प करता रहूँगा। बाय बाय।